हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर पूजा दीवान आप सबके समक्ष आज फिर हाजिर हूँ गृह लक्ष्मी के शो पर। आज का जो मुद्दा है वो है अनवांटेड हेयर रिमूवल। तो पहले तो ये समझना है कि नॉर्मल हेयर क्या है और एबनॉर्मल हेयर क्या है, यानी कि वांटेड हेयर कौन से हैं और अनवांटेड हेयर कौन से। वांटेड हेयर में हम सबको हमारे सर पे बाल चाहिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे आईब्रोज हों, हमारे आई लैशेस हों, ये वांटेड हेयर है। अनवांटेड हेयर वो हैं जो हम नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि वो हम बाल इसलिए नहीं चाहते क्योंकि समाज में प्रचलन है कि वो वाले बाल हमें मंजूर नहीं है, या आपको खुद को लगता है कि नहीं, काश मेरे ये बाल नहीं होते, मुझे नहीं चाहिए, या फिर आपको गलत फहमी है कि वो जो बाल हैं वो आपको नहीं चाहिए पर वो कुदरती सही बाल हैं। जैसे कि आपके नाक के अंदर बाल होते हैं, कुदरत ने वो बाल दिए हैं, वो वांटेड हेयर है। वो इसलिए क्योंकि नाक एक फिल्टर है और आप सांस लेंगी तो मिट्टी के कण बाहर फिल्टर आउट हो जाएं। फिर दूसरी तरफ आप देखिए ना, अगर आई लैशेस के बाल आपके नहीं होंगे तो मिट्टी आएगी, तो ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए है। बाल जो हैं वो हमारी खूबसूरती का प्रतीक हैं। जब वो सर के बाल खास हो, कोई नहीं चाहता कि उस सर के बाल उसके कम हो, उसमें गंजापन आए, बॉल्डनेस आए, तो वो तो हम सब लोगों को चाहिए। अब जैसे पुरुष है, पुरुष के वांटेड हेयर में उसको दाढ़ी के बाल चाहिए। अब अगर उसके बाल हम अनवांटेड कह दें और वो उसको रिमूव कर ले तो वो वांटेड से अनवांटेड हेयर हो गई। अब ये हो सकता है ना कि उसको क्लीन शेवन रहना है इसलिए उसके लिए वो अनवांटेड है, पर उसको दाढ़ी रखनी है तो उसके लिए वांटेड है, उसको दाढ़ी को किस स्टाइल से रखना है उसके लिए वांटेड है। अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो महिलाओं का जो अनवांटेड हेयर है वो समझते हैं कि वांटेड हेयर कौन से हैं। सर के बाल, आईब्रोज के, आई लैशेस के। अनवांटेड हैं जो कि हमारे साइड बर्न्स में हो रहे हों, अपर लिप में, लोअर लिप में, चिन में, नेक में, यहाँ तक कि चीक्स पर, छाती पे, पीठ पे, खासकर निचली पीठ पे, ब्रेस्ट पे, स्तन पे, निपल्स के खासकर आसपास, नाभि के आसपास, ये अनवांटेड है। सवाल ये है कि क्या परमानेंट हेयर रिमूवल है और कौन से टेम्पररी। परमानेंट यानी सदा के लिए हमने बाल हटा दिए, और देखा जाए तो परमानेंट हेयर रिमूवल कुछ बना नहीं है। टेंडिंग टुवर्ड्स परमानेंट, यानी हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये कभी भी बाल नहीं चाहिए। फिर भी कोई यकीन से नहीं कह सकता कि ये बाल जो हैं ये कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो परमानेंट हेयर रिमूवल जो होता है उसमें आम तौर पर 2 साल तक की छुट्टी दे दी जाती कि हाँ भाई 2 साल तक ये बाल नहीं उगेंगे, इसके बाद भी नहीं उगे तो आपकी खुशनसीबी, पर अगर उसके बाद उग गए तो आप ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट हेयर रिमूवल मैंने नहीं करा था डॉक्टर, ये तो वापस बाल आ गए। देखिए ना, कई बार जब हम परमानेंट हेयर रिमूवल की बात करते हैं तो हम उस बाल को जड़ से ही जलाना चाहते हैं, जड़ ही ख़त्म करना चाहते हैं। कई बार उसकी जड़ पूर्ण तरह ख़त्म नहीं होती, वो कमज़ोर हो जाती है, तो 2 साल बाद भी कई बार बाल उसमें से उगाते हैं। परमानेंट हेयर रिमूवल के बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, तो पहले बात कर लेते हैं टेम्पररी हेयर रिमूवल। टेम्पररी हेयर रिमूवल अधिकतम औरतें इनके बारे में जानकारी रखती हैं, यानी हमने बाल निकाले और कुछ दिनों बाद वो बाल फिर से वापस आ जाएंगे। हेयर ग्रोथ की स्पीड पे डिपेंड करता है। किसी के बाल जो हैं वो 30 दिन पर, किसी के 3 हफ्ते पर, किसी 4 हफ्ते, किसी 8 हफ्ते पर वापस आ जाते हैं। अब जो टेम्पररी हेयर रिमूवल है उसमें आईब्राउज की जैसे हम बाल निकलवाते हैं तो थ्रेडिंग करते हैं। दूसरा तरीका है हम ट्वीज़र यूज़ करते हैं, यानी प्लकर यूज़ करते हैं और खींच के बाल निकालते हैं। थ्रेडिंग में भी खींच के जड़ से बाल निकालते हैं। और जो हमारा तरीका है इपाइलेशन का या वैक्सिंग का, उसमें भी जड़ से बाल निकल रहे हैं। इपाइलेशन में यानी कि इपाइलेटरी मशीन यूज़ करिए जड़ से बाल निकालने के लिए, तो ज़रूर जड़ से बाल निकलेंगे। पर अगर इपाइलेटरी क्रीम यूज़ कर रही है, यानी कि चेहरे पे क्रीम लगाई और बाल मुरझा गए, झड़ गए, पर वो जड़ से नहीं गए,
तो जब आपने शेविंग करी, इपाइलेशन क्रीम यूज़ करी, तो बाल जड़ से नहीं निकले, अगले दिन ही बाल निकलने शुरू हो जाते। पर अगर आप प्लकिंग, थ्रेडिंग, ट्वीजिंग, वैक्सिंग या इपाइलेटरी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो जड़ से निकल रहे हैं, तो बाल निकलेंगे, चाहे 3 हफ्ते बाद, चाहे 4 हफ्ते, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने पर भी, पर वो यकीनन निकलेंगे, क्योंकि हमने जड़ उखाड़ी है, हमने जड़ जो है उसमें वापस नया बाल का कण बनने की उम्मीद नहीं हटाई है, वो हमने नहीं डैमेज करी है। तो आपके बाल के स्पीड पे ग्रो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब परमानेंट हेयर रिमूवल पर आते हैं। परमानेंट हेयर रिमूवल के कई तरीके हैं। परमानेंट हेयर रिमूवल के जो तरीके हैं उसमें एक है इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा है लेज़र। कायदे से जैसे मैंने बताया, परमानेंट शब्द ही नहीं है। पहले क्या होता था कि जो हेयर रिमूवल के डॉक्टर्स थे और जो कॉस्मेटिक क्लिनिक्स थे, वो कहते थे हेयर रिमूवल पैकेज ले लीजिए, हम सारे हेयर रिमूव कर देंगे जिस बॉडी पार्ट का आप चाहते हैं, उसके बाद हम आपको लाइफ टाइम गारंटी देते हैं कि आप मेंटेनेंस के लिए आ सकती हैं अगर कभी भी बाल वापस ग्रो हुए। आप उन्होंने बंद कर दिया है। वो कहते हैं आप अपना हेयर रिमूवल कराइए, आप मेंटेनेंस पैकेज ले लीजिए अलग से, क्योंकि वापस तो बाल आएंगे ही बहुत लोगों के, कभी ना कभी देर सवेर। और जिसको हार्मोन डिसऑर्डर है, आपने 100 बाल, कोई मार्क तो कर नहीं सकता, आपने 100 बाल को ट्रीट करा, अब 100 और नए आ गए, 15 और नए आ गए, तो वो पुराने वाले थे कि नए वाले थे, नए वापस कन्वर्ट होके आए हैं, अब 115 हो गए हैं, आप गिनती तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए कोई भी आपको गारंटी नहीं देता, कोई भी आपको लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस नहीं देता, और उल्टा कहते हैं आपका हमने इतना सेशन करना था, इतना सेशन हो गया, जो रिजल्ट आए वापस बाल आएंगे तो बताना, अगर आएंगे तो फिर मेंटेनेंस ले लेना। फिर एक और सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज़ है और लेज़र क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोलिसिस वो है जो पहले हेयर रिमूवल के लिए यूज़ करते थे कि बाल को उठाते थे और बाल की जड़ के अंदर एक सुई डालते थे और करंट पास करते थे और वो बाल वहाँ पर जल जाता था, तो वो बाल ख़त्म। पर इलेक्ट्रोलिसिस की सुई यदि बाल की जड़ में नहीं गई और आपकी चमड़ी पर लग गई, तो वहाँ पर एक काले रंग के तिल जैसा पिगमेंटेशन जैसा धब्बा छूट जाएगा। इसके चलते बहुत ही शफा चाहिए, और शफे वाले हाथों में भी दाग धब्बे रह जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए जो ट्रेंड था वो छूट गया, वो ऑब्सोलीट हो गया, उसको कोई नहीं करता आमतौर पे। अब आए लेज़र। लेज़र भी जो थे 2 किस्म के आए। अब लेज़र 2 नहीं, बहुत किस्म के हैं। Nd:YAG है, आर्गन लेज़र है, कार्बन लेज़र है, डायोड लेज़र है, लेज़र तो बहुत हैं। पर हेयर रिमूवल में Nd:YAG और डायोड लेज़र का इस्तेमाल होता है। पर उसके बाद इजाद हुआ कि क्या हम कोई ऐसा लेज़र ला सकते हैं जो कि हीट के बेसिस पे काम करे, जिसमें प्रिक यानी दर्द महसूस ना हो, पर सिर्फ गर्माहट से हो। अब वो काम करता है स्वीपिंग मूवमेंट्स के साथ और गर्माहट के साथ। अब अगर उसकी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको जल सकता है वो एरिया और ब्लिस्टर हो सकता है। ब्लिस्टर तो पेन वाले से भी हो सकते थे, पर इसमें ज़्यादा लाइकली है। इसमें कोल्ड पैक वगैरह देना, यानी कि आप तो गर्मी से ही मार रहे हो बाल को, अब आप उस पर कोल्ड पैक दे रहे हो, तो वो जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। पर इसमें दर्द नहीं होता। अब इसका भी कराने के बाद, पेन फ्री वाला कराने के बाद भी लेज़र के कई बार ना वहाँ पर बाल तो रह जाते हैं। अब एक पूरा हाथ है, एक बाल यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया, एक, अब ये 3 बाल हैं या ऐसे 50 बाल हैं, तो ये जो बाल हैं इनके ऊपर क्या पूरा फेरेंगे हम पेन फ्री वाला? आमतौर पे नहीं। तो पेन फ्री वाला या तो पल्स केवल उस जगह लगाया जाए, और उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, खासकर जब इक्के दुक्के बाल चेहरे पर होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पर लाइट मारें जो जगह नहीं है। 1 बाल 2 बाल हैं, हमें आसपास के बालों को लाइट नहीं मारनी है, तो हम क्या करेंगे, हम पेनफुल वाला इस्तेमाल करेंगे उसी जगह पर लाइट मारने के लिए जहाँ पर बाल है। अब इतना छोटा बाल है, उसके साथ ज़रूरी तो नहीं है ना कि आसपास के बाल ना इफेक्ट हो। अब अगर हम बार बार ऐसे कर रहे हैं, चाहे पेनफुल चाहे पेन फ्री, और वो नहीं जा रहा बाल, तो हम उसका साइड इफेक्ट भी कर रहे हैं। साइड इफेक्ट ये है कि सब, जैसे कि आपका चेहरा है और चेहरे पे महीन बाल है, आपको नहीं चाहिए,
अब आपकी जिद है, आपको डॉक्टर समझा रहा है कि लेजर मत कराओ, इलेक्ट्रोलिसिस मत कराओ इस पे, क्योंकि आपको नुकसान होगा। आप पूछेंगे क्या नुकसान होगा? जी असर नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा, मेरा पैसा लग रहा है, मुझे करवाना है। फिर भी आपको वो मना कर रहा है। वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? वो आपको कह रहा है कि जहाँ बहुत महीन बाल होते हैं, कई बार हम जब वहाँ पे करंट देते हैं तो उल्टा वो बाल महीन और छोटे होने की बजाय महीन और लंबे लंबे बनने लगते हैं। कई बार तो वहाँ पे थोड़े से मोटे बाल भी आ जाते हैं। तो फिर फायदा है कि नुकसान है, ये डॉक्टर पे छोड़ें। अपने शरीर को पहचानें, अपने शरीर से प्यार करें, उतनी चीज कराएं जितनी वाकई में साइंस ने उसको सक्सेस पाया। अब देखिए ना, बाल जितना काला होगा, जितना मोटा होगा, है ना, उतना ज्यादा असर लेजर करेगा बाल रिमूव करने में। जितना पतला होगा, जितना छोटा होगा, जितना महीन होगा, उतना कम करेगा। तो अगर गोरी चमड़ी पे काले बाल हैं तो असर जल्दी होगा, काली चमड़ी पे काले बाल हैं असर लेट होगा। गोरी चमड़ी पे काले बाल हैं और खासे मोटे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी असर होगा। काली चमड़ी पे महीन बाल हैं, चाहे वो हल्के काले हैं, तो असर बहुत कम होगा। तो हर चीज़ का नफ़ा नुकसान है। लेज़र में भी एडजस्टमेंट्स हैं और अलग अलग किस्म के लेज़र हैं जो कि गोरी चमड़ी पे ज़्यादा अच्छा करेंगे। और ज़्यादा लेज़र करने से कई बार जो बाल नहीं मर रहे होते, वो बाल मरते तो नहीं है, उनके आसपास बाल ग्रो उल्टा कर जाते हैं, और जिस बाल को मारने की कोशिश कर रहे थे वो मरने की बजाय सफ़ेद रंग का बाल बन के निकल आता है। ल्यूको ट्राई किया, उल्टा। फिर घरेलू नुस्खे भी हैं। घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो भी टेम्पररी होते हैं, जैसे कि हमने स्क्रब इस्तेमाल कर लिया, हमने होममेड हनी बेस्ड कोई पैक या वैक्स बना ली, इस सब में बाल आएंगे। और लोग चेहरे पर भी वैक्सिंग कराते हैं, चाहे वो कटोरी वैक्स है, चाहे वो नॉर्मल वैक्स है। आप ये देखें आपको सूट क्या करता है और उतने को ही कराएं जितनी आवश्यकता है। इतना भी मैं जाते जाते बताना चाहूँगी कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो चेहरे पर मुहासे वगैरह लाती है, पिंपल एक्ने लाती है, वो बाल भी लाती है। यदि आप खासे मोटे हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा हेयर हो सकते हैं। और अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो कई बार वो आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम देता है। और न केवल चेहरे पे बाल आते हैं पर सर से बाल उड़ने भी लगते हैं। और जब मेनोपॉज होता है या मेनोपॉज के आसपास का समय होता है तो भी कई महिलाओं जिसमें कभी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं थी, उनके चेहरे पर इधर उधर बाल आने लगते हैं। वो अनचाहे बाल हैं, उनका भी इलाज किया जा सकता है। कुछ क्रीमें भी लगाने को दी जाती हैं जिससे कि वो लेज़र वगैरह बेशक ना कराएं, पर वो जो बाल हैं क्रीम लगाने से महीन हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उसको कुछ समय लगाते रहना पड़ता है। ये सब क्या है कि जो फीमेल है, हर फीमेल में मेल और फीमेल हार्मोन है। फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन का रेशो होता है, एक बढ़ता है एक घटता है। तो ये जो बैलेंस है ये तालमेल मिलाना होता है। आप सबके साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अनेक लोगों के साथ आप इसे शेयर करें। यदि मेरा शो पसंद आया है तो आप सबकी लाइक्स, अप्रिसिएशन की इच्छा हमेशा ही रहती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, शब खैर।